हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में ये हमारा पार्ट दूसरा है। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के बारे में। आज हम देखेंगे मुद्रा यानी कि मनी। इसमें हम देखेंगे मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व। अगर बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की, तो यह अध्याय 19 है और इसमें हम खंड बा देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले देखिए, आपकी जो इकोनॉमिक्स है 2 खंड में डिवाइड है। पहले खंड में आप देखेंगे तो पहले खंड में यानी भाग 1 में आप देखोगे बेस्ट अर्थशास्त्र है, जिसमें आपके 14 अध्याय हैं। और खंड जो आपका ख है यानी भाग बी है, इसमें आपके 15 से लेकर के 31 जी हाँ 31 तक लेसन्स हैं। तो हम पहले अपना खंड बी जो है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खंड बी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम खंड ए को देखेंगे। तो खंड बी में आप देखिएगा, पहले हमारा देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं एक परिचय दिया होगा 15 लेसन में। उसके बाद देखिए आप जो इसका 16 यानी 16 लेसन है, इसमें राष्ट्रीय आय, अर्थ एवं संबंधित अवधारणाएं दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 17 अध्याय में दिया है राष्ट्रीय आय का मापन। देन उसके बाद दिया है अध्याय 18 में राष्ट्रीय आय और कल्याण। और उसके बाद आता है 19, जी हाँ दोस्तों, अध्याय 19 जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अध्याय 19 यानी मुद्रा। तो हम पहले मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, फिर व्यापारिक बैंक देखेंगे, देन केंद्रीय बैंक देखेंगे, मतलब जो बैंक मुद्रा से संबंधित जितने भी फंक्शन है फिर देखेंगे। केंद्रीय बैंक के बाद हम देखेंगे रिजर्व बैंक। तो ये हमारे 19 से लेकर के आप देखोगे 23 तक। तो यहाँ से 19 से 23 मुद्रा से संबंधित। तो पहले हम मुद्रा से संबंधित चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 24 में रोजगार सिद्धांत, उपभोक्ता बचत, बेरोजगारी तथा पूर्ण बेरोजगार, गुणांक सिद्धांत। तो हम इस तरह से, यकीन मानिए 1 महीने का यह कोर्स है, जो अब डेली में हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको इकोनॉमिक्स की क्लास ले करके कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप परेशान मत होइए, अच्छे से समझते चलिएगा। तो चलिए आज अपने बुक में देख लीजिएगा ये पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड में आपकी MP बोर्ड की जो बुक है, यानी कि शिवलाल की जो अर्थशास्त्र है कक्षा 12 की, इसमें अगर आप देखेंगे तो अध्याय 19 में ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं महत्व। जी हाँ दोस्तों, मनी, मीनिंग, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुद्रा होता क्या है। तो मुद्रा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए बहुत पहले अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए मुद्रा यानी कि देखते हो मनी यानी कि पैसा। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। बहुत पहले क्या होता था, बहुत अच्छे तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत समय पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में हम समझते हैं चीज़ों को, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। मान लीजिए मुझे चावल चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मेरे पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन मेरे पास चावल नहीं है। तो हमारा पड़ोसी जो है उसके पास क्या है, चावल है, उसके पास गेहूं नहीं है। तो हम क्या करते थे कि हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जो चीज़ को मेरी आवश्यकता थी हम उस दूसरे व्यक्ति से ले लेते थे, और उसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी उसे हम दे देते थे। तो इस तरह क्या होता था कि हम वस्तुओं का विनिमय कर लेते थे, अदला बदली कर लेते थे वस्तुओं को, जिसको जिसकी आवश्यकता हो तो, और हमारे पास जो वस्तु हो उसको दे देते थे, उसके पास जो होती थी उससे हम ले लेते थे। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा देखिएगा डिटेल में। इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है। 2 व्यक्तियों में परस्पर लेन देन उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा के अतिरिक्त मात्रा से किया जाता है। क्लियर इतना। वस्तु विनिमय प्रणाली से आज भी देख लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई फ्रेंड के पास है, बोल दो भाई मेरे पास ये पेन है, मेरे पास रेनॉल्ड की पेन है, तुम्हारे पास सेलो की पेन है। तो वो बोलता है भाई मेरे को रेनॉल्ड की पेन अच्छी लगती है, बोलता नहीं भाई मेरे को सेलो की। तो आप बोलते हो चलो एक काम करते हैं, तुम मेरी सेलो को ले लो और मुझे अपनी रेनॉल्ड की दे दो। तो ऐसे चीज़ें क्या होती है, वस्तु का मतलब वस्तुओं की अदला बदली। भाई कपड़े देखते होगे, बहुत लोग क्या करते हैं, लड़कियां मोस्टली करती हैं, कपड़े ड्रेस बोलती हैं तुम्हारे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो बोलती है नहीं मेरे को तुम्हारे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तुओं के द्वारा। पहले पैसे वैसे तो होते नहीं थे, ठीक है ना। फिर देखिए क्या हुआ आगे, देखिए जैसे अनाज के बदले कपड़े,
अनाज के बदले कपड़े, दूध के बदले अनाज। तो पहले ऐसे ही होता था। आप देखिए गांवों में आज भी होता है। लोग क्या करते हैं कि फेरी वाले जैसे आते हैं, जैसे कोई देखिए केला लेके आ गया, कोई सिंघाड़ लेके आ जाता है, तो ऐसे मोहल्ले मोहल्ले में बेचते हैं। आप क्या करते हो, उनको बदले में गेहूं या चावल देते हो, वो बदले में आपको वस्तु दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। या फिर आप देखो आज भी आपके यहाँ अगर अनाज ज़्यादा है तो आप किसी किराने की दुकान में लेके जाते हो तो अनाज बेच देते हो और उसके हिसाब से अनाज के बदले में आप उससे सामान ले लेते हो। क्लियर है। तो ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। यह व्यवस्था पूर्णतः लोगों के आपस में समझ और विश्वास पर आधारित थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वह लोगों में क्या होती थी, आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होती थी। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या हैं, अब आपको देखना है इसके दोष। देखिए दोष और इसमें कठिनाइयाँ क्या थी, तो बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए चाहे आपसे इसकी कठिनाइयाँ पूछ ले वस्तु विनिमय प्रणाली की, ये कमियाँ या दोष, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां कुछ दोष रहे होंगे, तभी तो आगे हमने मुद्रा प्रणाली को अपनाया, मौद्रिक प्रणाली को अपनाया। भाई जब कोई चीज़ अच्छी, भाई ये बताइए कि आपके पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ कमी होती, खराब होती, तब आप उसको बेच के दूसरा लेते हो। आपके कपड़े जब फटते हैं, कुछ छोटे बड़े होते हैं, तभी तो आप उनको चेंज करते हो। तो सिंपल सी बात है। तो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली को चेंज क्यों किया, बदलाव क्यों किया, क्योंकि उसमें कमियाँ थी। अब कमियाँ क्या थी ये देखिए। सबसे पहली कमी क्या थी, दोहरे संयोग का मिलना कठिन। दोहरे संयोग का मिलना कठिन, पहली कमी। अब देखिए दोहरे संयोग का मिलना कठिन कैसे, देखिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति है कोई ए और एक व्यक्ति है कोई बी। ए और बी कोई व्यक्ति हैं। मान लीजिए इसके पास चावल बहुत ज़्यादा है, इसके पास चावल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, इसके पास चावल काफ़ी मात्रा में है। और इसके पास क्या है, कपड़े हैं। इसके पास क्या है, कपड़े हैं। इसके पास कपड़े। अब देखिए ए के पास चावल है और बी के पास क्या है, बहुत सारे कपड़े हैं। अब क्या होगा, जब ए को अगर चावल चाहिए होगा और बी को ए को कपड़े चाहिए होगा और बी को चावल चाहिए होगा, तभी ये आपस में संपर्क करेंगे। मान लीजिए इसके पास चावल है, अब इसे क्या चाहिए, इसे अब गेहूं चाहिए, अब इसे गेहूं चाहिए। और बी के पास भी क्या है, बी को भी गेहूं चाहिए। तो क्या आपस में विनिमय कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना तो इसके पास गेहूं है ना तो इसके पास गेहूं है। तो सिंपल सी बात यह है कि ऐसे दोहरे संयोग का मिलना कठिन होता था। मतलब ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है और तो ढूंढेगा भाई किसके पास कपड़े एक्स्ट्रा हैं, तभी तो भाई कमियां होंगी। क्लियर है ना। तो आप देखोगे कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो तो अगले व्यक्ति के पास वो वस्तु होनी चाहिए, तभी तो उनमें आपस में क्या होगा, विनिमय होगा। मान लीजिए आपको सेब की आवश्यकता है, ठीक है ना, आपको सेब की आवश्यकता है, तो अब आप ढूंढोगे ना कि सेब किसके पास हैं, तभी तो उससे आप बोलोगे भाई मेरे पास। मान लीजिए आपको सेब की आवश्यकता है और आपके पास अंगूर है, ठीक है, आपके पास अंगूर बहुत सारे हैं लेकिन आपको सेब की आवश्यकता है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अंगूर चाहिए हो और उसके पास सेब हो, आप अपोजिट उसका ढूंढोगे, तभी तो आप उससे बोलोगे भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा अंगूर है, तो एक काम करो आप मेरे से अंगूर ले लो और मुझे सेब दे दो। तभी वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है मेरे पास सेब बहुत है, मेरे पास अंगूर नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना कठिन हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई। दूसरा क्या है, वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई। अब देखिए अलग अलग वस्तुओं का मूल्य अलग अलग होता है। अब मूल्य कैसे, मान लीजिए जैसे घी की कीमत काफ़ी ज़्यादा, घी महंगा होता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास घी बहुत ज़्यादा है और एक व्यक्ति के पास चावल बहुत ज़्यादा है, तो क्या 1 किलो घी और 1 किलो चावल, क्या इनका मूल्य समान होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, घी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और चावल तो सस्ता होता है। तो इसमें मूल्य के मापन में कठिनाई ये होती है कि भाई आप बताइए 1 किलो घी में कितने किलो चावल लोगे, इसमें कठिनाई होती है। अब ऐसा थोड़ी कि आप उसको 1 किलो घी दे दो, आप उससे 1 किलो चावल ले लो। ऐसे में तो जिसके पास चावल है वो तो उसके तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। भाई घी का देखिए कीमत कितनी ज़्यादा होती है। तो इनके मूल्य में कठिनाई होती थी कि इनका मूल्य प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, भावी बचत असंभव। अब भावी बचत असंभव कैसे, देखिए
अब पैसे क्या हैं, आज हम क्या करते हैं, अपने बैंक में जमा कर देते हैं, पैसे इकट्ठा कलेक्ट करके रखे रहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है कि आपके पास वस्तुएं हैं, भाई खाने पीने की वस्तुएं, अनाज गल्ला है, आप उसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, बैंक में रख लिया, आपका स्टोर है, भविष्य में काम आएगा। अब आपके पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको कितने दिन तक बचत करके रख सकते हो, ये बताओ। साल, 2 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते हो ना। तो भावी बचत हो जाती है, इसमें संभव नहीं है। अब मान लीजिए 4 साल बाद खेती नहीं होती है, आपका गेहूं भी खराब हो गया, तो आप क्या करोगे। आज भले आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में इसको बचत संभव नहीं है। लेकिन पैसे आपके पास अगर आज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसको इस जा करके बैंक में रख सकते हो, आज से 2 साल 10 साल बाद भी काम आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि खराब तो होते नहीं है। क्लियर इतना। तो भावी बचत संभव नहीं थी। तो पहले आपने क्या देखा, दोहरे संयोग का मिलना कठिन, मतलब कि पहले आपको जिस वस्तु की आवश्यकता हो तो ढूंढो कि भाई किस व्यक्ति के पास वह वस्तु है, और आपके पास जो वस्तु है उसको वह लेने के लिए भी तैयार हो आपस में, तभी तो आप दोहरा संयोग मिलना कठिन हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई, मूल्य मापन में भी कठिनाई है। भावी बचत, भाई वस्तुओं को हम बचत नहीं कर सकते स्टोर। अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन। अब देखो, जो अविभाज्य वस्तुएं होती है उनका विनिमय कठिन होता है, अविभाज्य जो वस्तुएं होती हैं उनका विनिमय कठिन होता है। अब देखिए जैसे कि क्या होता है, कभी कभी सब्जियां फल जो होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, विनिमय बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्लियर इतना। चलिए, और जैसे सोना चांदी किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तब उनका रेट डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि भाई अब बताओ कि इतने सोना में कितना गेहूं दोगे। इस तरह वस्तुओं में बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, ठीक है ना, लेन देन में। आगे देखिए, उधार लेन देन में कठिनाई, उधार लेने देने में भी कठिनाई होती थी बहुत ज़्यादा। क्लियर इतना। तो ये सारी आपकी कमियां हैं, तो ये 5 कमियां आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में जाने से पहले आप देखेंगे मुद्रा के बारे में। तो अब मुद्रा होता क्या है, अब देखिए क्या होगा, लोगों ने धीरे धीरे वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उससे लोग क्या करने लगे, उससे बचने लगे। अब उससे बचने लगे क्यों, धीरे धीरे भाई वो अप्रचलन में आ गई, उसमें बहुत सारी कमियां थी। अब धीरे धीरे क्या किया गया, अब धीरे धीरे राजा महाराजाओं का आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, धीरे धीरे राजा महाराजाओं का युग आया, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनमें क्या होने लगा। तो देखिए, मुद्रा का प्रादुर्भाव और उद्भव, मनी का उद्भव कैसे हुआ, जो मुद्रा है आपकी मनी है वह कैसे प्रचलन में आई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में सोने चांदी तांबे कांसे के और सिक्के चलते थे। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता को कांसे की सभ्यता कहते हैं, वहाँ कांसे के सिक्के चलते थे, फिर तांबे के सिक्के आए, फिर चांदी के सिक्के आए, फिर सोने चांदी के सिक्के आए। तो क्या होगा, प्राचीन समय में सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। क्लियर है। अब देखिए, मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा मोनेटा यानी देवी जूनो से हुआ है, मोनेटा से हुआ है। तो मनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो आप बताओगे मोनेटा से हुआ है, मोनेटा से हुआ है। तो ये तो आप देखेंगे। अब देखिए, मुद्रा क्या होता था, पहले सोने चांदी इनके बारे में होता था, धीरे धीरे आप देखो सोना चांदी जो हमारे धातुएं हैं उनकी उत्पादकता कम होने लगी। साथ में देखिए, आपको अगर कहीं जाना है 1000 2000 सिक्के लेके जाना था तो उनका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, उनको गिनना भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। सोने के सिक्के का मूल्य अलग, चांदी के सिक्के का मूल्य अलग, तांबे का सिक्का का मूल्य अलग, कांसे का मूल्य अलग। फिर उनकी मुद्रा को ढालना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनी में को हम कागजी मुद्रा में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब होता क्या, आधुनिक समय की बात करते हैं, वर्तमान समय की। तो देखिए, आधुनिक समय की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं मुद्रा से भली भांति परिचित होंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी मुद्रा का उपयोग ना किया हो। भाई सभी ने मुद्रा पैसे का उपयोग तो आप बचपन से करने लगते हो, ठीक है ना। मनुष्य अपना जो संपूर्ण जीवन होता है वह मुद्रा को अर्जित करने पे और उसे मतलब पैसे कमाने में और उसे खर्च करने में पूरा जीवन लगा देता है, ठीक है ना। सभी को पता है पैसे के बारे में। अब देखिए, आज मुद्रा इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गई है, ठीक है ना। इसके बिना कोई किसी कार्य की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए हर जगह मुद्रा, देखिए पैसा आज के ज़माने में कहते हैं हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए हर जगह मुद्रा का ही बोलबाला है। अब देखिए, मुद्रा की समझ में अगर व्यक्ति का स्थान गौण हो गया है, भाई आजकल के देखिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, भाई मुद्रा की समझ व्यक्ति का स्थान भी गौण हो गया है। आजकल पैसा ही सब कुछ है। देखिए नेता मंत्री कितने भी, जहां भी देखिए केवल पैसा, हर जगह पैसा। तो मतलब व्यक्ति अपना स्थान खोता जा रहा है, गौण हो गया है, छोटा हो गया पैसे के आगे। देखिए पैसे के आगे, संपत्ति के आगे भाई भाई में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा
मतलब आदमीता इंसानियत कहीं बची ही नहीं है मुद्रा के आगे, ठीक है ना। तो मुद्रा के समक्ष व्यक्ति का स्थान क्या हो गया है, गौण हो गया है। मुद्रा का महत्व व्यक्ति के जीवन में नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें मुद्रा का महत्व व्यक्ति के जीवन में नहीं है वरन एक देश के लिए अत्यधिक आवश्यक है। बिना मुद्रा के एक अर्थव्यवस्था अपने कार्य संपन्न नहीं कर सकती है। भाई अर्थ का मतलब ये मुद्रा, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन मानव शरीर में रक्त संचार की भांति है। जैसे मानव शरीर में रक्त चलता है उसी तरह अर्थव्यवस्था में मुद्रा का भी संचार होना चाहिए। क्लियर इतना। मुद्रा के बिना देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा बिखर जाएगी, इतना आपको याद करके रखना है। वास्तव में मानव सभ्यता का विकास भी इसी पर टिका हुआ है, किस पर, मुद्रा पे। क्लियर इतना। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं, यह लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। क्लियर है। मोनेटा इटली की एक प्रसिद्ध देवी जूनो का दूसरा नाम है। इटली की दंत कथाओं के अनुसार देवी जूनो स्वर्ग की रानी का नाम है। स्वर्ग की रानी का नाम क्या है, देवी जूनो। इसलिए क्या होता था, कुछ लोग मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक मानते हैं। क्लियर इतना। अब देखिए आगे, संभवतः इसी कारण मुद्रा का निर्माण देवी जूनो के मंदिर में किया जाता था। अब देखिए पेपर में आपसे पूछेगा मुद्रा की परिभाषा और अर्थ, तो अर्थ आपको यही बताना है जो मैंने बताया है, ठीक है। अब आपको परिभाषा याद रखनी है, तो आपको परिभाषा छोटी सी, आपकी बुक में काफी बड़ी बड़ी परिभाषा दी हो तो इतनी बड़ी परिभाषा आपको नहीं रटना है। 2-3 परिभाषा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो परिभाषा आपको याद रखनी है। तो पहले देखिए हार्टले विदर्स के ने क्या लिखा है, मुद्रा वह है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। सिंपल सी बात है, कितनी अच्छी परिभाषा है। देखिए मुद्रा वह है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्लियर है। मुद्रा क्या है, जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना करते हैं। क्लियर है। कितनी अच्छी परिभाषा है। देखिए प्रोफेसर नैप, अब आपको नाम भी लिखना है कि हार्टले ब्रदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आपकी बुक में देखिएगा परिभाषाएं बड़ी बड़ी हैं लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखनी है। आगे देखिए प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाए मुद्रा होती है। भाई मुद्रा क्या है, राज्य के द्वारा, जिसको सरकार, देखिए पहले क्या हुआ था कि जब अभी 1000 और 500 की नोट बंद हुई थी, सरकार ने, मोदी जी ने आके क्या बोल दिया, भाई ये मुद्रा मान्य नहीं है। तो देखिए अब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। नई नोट ला दिए 5000 की, 500 की और 2000 की, तो क्या हो गया, बता दिया अब ये चलेगी, तो भाई उसकी वैल्यू हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, राज्य या सरकार जिसको अब कल को क्या होगा, कोई नई मुद्रा ला देंगे, मान लीजिए 10,000 की नोट ला दी, बोल दे कि यह मुद्रा है, तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हर दुकान वाला मानने लगेगा। तो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए वह मुद्रा मान ली जाती है। क्लियर, उतना क्लियर है। आगे चलिए, आगे परिभाषा देखिए प्रोफेसर सेलिगमैन द्वारा। प्रोफेसर सेलिगमैन ने क्या किया, क्या कहा, मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान असमान स्वीकृति हो। ठीक है ना, जिसे समान और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, जिसे समान और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो फिर जो आपके हार्टले ब्रदर्स हैं उन्होंने दूसरी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये आपको याद रखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब देखिए संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, इसको संक्षेप सारांशतः हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा ऐसी वस्तु है। अब आपको लिखना है आशय में कि मुद्रा होती क्या है, पहले आपको लिखना है ये आशय संक्षेप में। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ठीक है ना, विनिमय का माध्यम, भाई विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और मूल्य के संचय में सभी लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है, स्वीकार की जाती है। तो आपको ये लिख के, आपको परिभाषा लिखने के बाद अब आगे हम चलते हैं। क्लियर इतना, चलिए। अब देखिए मुद्रा पूर्ति की जब हम बात करते हैं तो मुद्रा पूर्ति एक तरह से क्या है, स्टॉक अवधारणा है। और स्टॉक अवधारणा का मतलब क्या हो गया, तो जिससे हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या हो गया, तो किसी समय के एक निश्चित बिंदु पर अर्थव्यवस्था में चलन में होती है, उसको क्या कहा जाता है, मुद्रा पूर्ति कहा जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मुद्रा की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, सरकार या रिजर्व बैंक के द्वारा। तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी मुद्रा छापी जाती है वो मुद्रा का
स्टॉक होता है एक तरह से, लेकिन ये मुद्रा जो आरबीआई के द्वारा निर्गमित की जाती हैं ये जनता के पास में, ठीक है, जो भी मुद्रा आरबीआई के द्वारा जारी की गई, लेकिन इस मुद्रा का जो आरबीआई के पास में है, इस मुद्रा का वह भाग जो लोगों के पास में उपलब्ध होता है, जनता के पास में उपलब्ध होता है, उसी को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति एक तरह से स्टॉक अवधारणा है जो किसी समय के एक निश्चित बिंदु पर लोगों के पास में उपलब्ध होती है, चाहे वो लोगों के पास में नकद रूप में हो, चाहे लोगों के बैंक अकाउंट में बचत खातों के रूप में हो, या चालू खाते के रूप में हम कह सकते हैं। मौद्रिक जो प्राधिकरण है हमारा रिजर्व बैंक, उनके द्वारा जो भी मुद्रा जारी की जाती है उसका वह भाग जो जनता के पास में उपलब्ध होता है उसे ही हम मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित करते हैं। अब देखिए मुद्रा पूर्ति के माप की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में मुद्रा पूर्ति के 4 माप प्रचलित हैं। प्रारंभ में जैसे केवल M1 माप जो है उसी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में 1977 में 3 और माप M2, M3 और M4 को सम्मिलित किया गया था। तो 12th के कोर्स में हमारा बिल्कुल ये शॉर्ट में दे रखा है कि ये 4 माप कौन कौन से हैं, तो इनको हम बिल्कुल संक्षेप में समझ लेते हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं, उसमें से सबसे पहला जो माप है वो है M1, और M1 माप जो है उसमें क्या क्या जुड़ा होता है, एक तो C का मतलब क्या है, करेंसी, लोगों के पास में नोट और सिक्कों के रूप में जो मुद्रा होती है वो करेंसी, प्लस DD डिमांड डिपॉजिट जो मांग जमाएं होती हैं, मांग जमाएं मतलब चाहे वो सभी बैंकों के पास में लोगों की जो जमाएं हैं बचत और चालू खाते के रूप में, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत मतलब कि राष्ट्रीयकृत भी हो गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनके पास में लोगों की जो जमाएं होती है, निजी बैंक भी हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी हो सकते हैं, तो लोगों का बैंकों के पास में जो पैसा जमा होता है उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट मांग जमाएं कहते हैं, और प्लस अदर डिपॉजिट जो रिजर्व बैंक के पास में अदर डिपॉजिट्स होती हैं उनको भी M1 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब रिजर्व बैंक के पास में कौन कौन सी अदर डिपॉजिट हो सकती हैं, जैसे विदेशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो भारत के केंद्रीय बैंक के पास में जो भी अपनी जमाएं रखते हैं, या जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनकी रिजर्व बैंक के पास में जो जमाएं होती हैं उनको हम कहते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। रिजर्व बैंक के पास में जो अन्य जमाएं हैं, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप आ जाएगा, M1। तो क्लियर हो गया, M1 माप का मतलब क्या हो गया, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी लोगों के पास में जो करेंसी है चलन में नोट और सिक्के के रूप में, प्लस बैंकों के पास में जो पैसा जमा है लोगों का मांग जमा जिनको हम कहते हैं, और रिजर्व बैंक के पास में अन्य जमा है। अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, M1। और M1 माप जो है वो मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल माप है, और इसको और क्या कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा, नैरो कंसेप्ट भी हम कहते हैं। दूसरा माप है मुद्रा पूर्ति का वो है M2। ये जो M1 है, इस M1 में यदि डाकघरों में लोगों का जो बचत खाता होता है उसमें जितना भी पैसा जमा है बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में लोगों का जो पैसा जमा होता है, यदि उस पैसे में हम M1 को जोड़ दें, या M1 में लोगों का जो पैसा डाकघरों के बचत खातों में जमा होता है उसको भी यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास में कौन सा माप आ जाएगा, M2 माप। तो मुद्रा पूर्ति का M2 माप क्या होता है, M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा है, सेविंग अकाउंट में लोगों का जो पैसा जमा होता है पोस्ट ऑफिस में उसको हम M1 में जोड़ देते हैं, तो M2 माप आ जाएगा। नेक्स्ट माप है, अब देखो M2 माप है, इसको भी एक तरह से क्या कहा जाता है, नैरो कंसेप्ट कहा जाता है, संकीर्ण माप कहा जाता है, और ये M1 के बाद में सबसे तरल रूप है। तो M1 और M2 दोनों को मुद्रा पूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है, नैरो कंसेप्ट कहा जाता है। तीसरा हमारा है मुद्रा पूर्ति का M3 माप। अब M3 माप ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, M1 में
ठीक है। M1 में व्यावसायिक बैंकों के पास में जो निवल सावधिक जमाएं होती हैं, निवल सावधिक जमा मतलब जो टाइम डिपॉजिट्स होती हैं बैंकों के पास जोड़ दें तो क्या आ जाएगा M3। टाइम डिपॉजिट कौन सी होती हैं, जिससे लोगों को बैंकों में जो पैसा जमा कराते हैं, लेकिन कौन सा वाला पैसा हम यहाँ पे ले रहे हैं टाइम डिपॉजिट में, ठीक है। क्योंकि देखो जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा था वो तो हमने M1 में शामिल कर दिया था, लेकिन कॉमर्शियल बैंक व्यावसायिक बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो सावधिक जमा होती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट हो सकती हैं, आरडी हो सकती हैं, तो आरडी एफडी के रूप में जो भी पैसा बैंकों के पास जमा है लोगों का, उसको यदि हम M1 में जोड़ दें तो मुद्रा पूर्ति का M3 माप आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा M3 माप। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए आप कि M1 माप जो है उसमें यदि हम डाकघरों में जो बचत जमाए हैं उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा M2, और यदि इस M1 में हम व्यावसायिक बैंकों के पास में जो समय अवधि जमाए हैं उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा M3। तो M2 और M3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मुद्रा पूर्ति का जो M1 माप है उसमें प्लस करते हैं और अंतिम माप हमारा है M4। यदि मुद्रा पूर्ति का जो M3 माप है उसमें हम डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाओं को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा M4। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं, और पहले क्या था यहाँ पे बचत जमाएं, जो सेविंग अकाउंट में जमा है पोस्ट ऑफिस में, डाकघरों में पोस्ट ऑफिस जो है उसमें जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है उसको जोड़ेंगे अगर M1 में तो क्या आ जाता है M2। लेकिन M3 माप में यदि हम डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं जोड़ दें, चाहे वो सेविंग अकाउंट वाली जो जमाएं हैं प्लस अन्य जो भी हैं, अन्य कौन सी हो सकती है, एफडी हो सकती है जैसे समयावधि जमा हो सकती है, या पोस्ट ऑफिस की अन्य कोई सी भी स्कीम में लोगों का जो पैसा जमा है, जैसे अटल पेंशन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र होते हैं, तो इनको भी यदि हम जोड़ दें M3 में तो कौन सा माप आ जाएगा M4। और डाकघर बचत संस्थाओं में एक राष्ट्रीय विकास पत्र होते हैं NSC, इनको हम शामिल नहीं करेंगे, इनको शामिल नहीं किया जाता। डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाओं में हम राष्ट्रीय विकास पत्र NSC जो होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय विकास पत्र नहीं, क्या है राष्ट्रीय बचत पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। इनके अलावा पोस्ट ऑफिस में जितनी भी जमाएं हैं उन सभी को हम जोड़ देंगे, चाहे वो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट करा रखी है, एफडी अगर करा रखी है। तो डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाओं को M3 में हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा मुद्रा पूर्ति का M4 माप। और मुद्रा पूर्ति के ये दोनों जो माप हैं M3 और M4, इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक तरह से व्यापक अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है। यहाँ इनमें तरलता का जो अंश होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इनको हम आसानी से नकद रूप में नहीं बदला सकते हैं। जैसे समयावधि जमा है, टाइम डिपॉजिट आ गया, इनको हम आसानी से नकद में बदला नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित समयावधि है, उस समयावधि के बाद में इनको तरल रूप में बदलाया जा सकता है। तो M1 और M2 को क्या कहा जाता है, संकीर्ण नैरो कॉन्सेप्ट कहते हैं, और M3 और M4 को ब्रॉड व्यापक अवधारणा हम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति के भारत में मुद्रा पूर्ति के माप हो गए हैं, मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, मुद्रा का क्या महत्व होता है।